आज का हमारा क्वेश्चन था मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श क्या थे। तो इसका आंसर था ज्ञान का प्रसार, इस्लाम का प्रसार, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, धार्मिकता का प्रसार, विशिष्ट नैतिकता का प्रसार, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। आइए इसे हम विस्तार में देखते हैं, लेकिन विस्तार में देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। मुस्लिम शिक्षा का टाइम देख लीजिए, 1200 से 1700 है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये प्राचीन जो भारतीय शिक्षाएं थी उसमें मुस्लिम शिक्षा का भी विशेष महत्व है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए क्या हुआ था कि जो भारत था ना, हमारा भारत एक संपन्न देश था, तो मतलब वो और देशों के जो शासक थे उन्हें बहुत प्रभावित करता था। उसकी जो भारत की संपत्ति थी और जो खुशहाली थी उससे और शासक प्रभावित होते थे, तो उसी से आकर्षित होके, मतलब भारत की जो संपत्ति थी, पहले भारत में बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और सुख संपन्न देश था एक तरह से, तो उससे ही आकर्षित होके मुसलमानों ने 8वीं शताब्दी में आक्रमण किया भारत पे। महमूद गजनबी, मतलब आक्रमण तो क्या ही हुए थे भारत पे, उसकी जो संपत्ति थी उससे आकर्षित होकर कई लोगों ने आक्रमण की, लेकिन जो महमूद गजनबी था जब उसने आक्रमण किया तो एक तरह से क्या हुआ, तूफान सा आ गया। उसके आक्रमण से, जो महमूद गजनी था उसके आक्रमण से ऐसा लगा तूफान सा आ गया भारत में। क्यों? क्योंकि उसने कितनी बार आक्रमण की, देखिए 17 बार उसने आक्रमण किए थे भारत पर। उसने कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य केवल यहाँ की जो धन थी, जो संपत्ति थी, उसे लूटकर अपने देश में ले जाना और वहाँ अपने देश को वैभवशाली बनाना था। ये तो था ही, ये तो हर जो भी आक्रमण करते थे शासक, उनका सबका यही उद्देश्य था। लेकिन जो महमूद गजनी था, इसका क्या एक और उद्देश्य था कि वो यहाँ पर मुसलमान साम्राज्य की स्थापना करे। तो उसने 17 बार आक्रमण किए थे और ये आक्रमण कितने टाइम तक चले थे? 1000 ईसा से मेरे ख्याल में 1026 ईस्वी तक उसने आक्रमण किए और उसने 17 बार आक्रमण किए। और मैं इसे श्योर देख के बता दूंगी, और जहाँ तक यही है मेरे को याद है। और उसका जो उद्देश्य था वो भारत में, मतलब मुसलमान साम्राज्य की स्थापना करना था। फिर क्या हुआ, देखिए 1192 में, 92 में दिल्ली में एक शासक हुआ करता था जो पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजपूत शासक था, और वो राजपूत अंतिम राजपूत शासक था वो। तो उसको मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और उसे पराजित किया, और वहां पर क्या किया, मुस्लिम शासन का साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है। और उसकी मृत्यु के बाद बहुत से वंश आए वहां पे, बहुत से शासक हुए जिन्होंने भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी, मुगल वंश आदि मतलब शासक हुए उनके। और ये कब तक रहा? ये सन 1757 तक ये सारे वंश आए, इन्होंने शासन किया। फिर जब क्लाइव ने प्लासी के युद्ध हुआ, तब इन्हें परास्त करके अंग्रेजी शासन का साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है। तो ये बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने आक्रमण किए और उसके बाद उनका साम्राज्य हुआ। 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का साम्राज्य रहा। कितने वर्षों तक? 550 वर्ष तक। उन्होंने यहाँ पर एक नई शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया। वो शिक्षा मतलब जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के नाम से, जो कि एक विदेशी शिक्षा प्रणाली थी। तो आइए हम इसी के बारे में देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये ब्लर सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, एक मिनट। मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। मुसलमानों ने भारत पर अनेक शताब्दियों तक शासन किया।
पर इस संपूर्ण अवधि में उनकी स्थिति अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सैनिकों की सी थी। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान शिक्षा पर पूर्ण रूप से केंद्रित न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर जिन मुस्लिम शासकों का भारत पर आधिपत्य रहा, उनमें से कुछ उदार एवं सहिष्णु और कुछ अनुदार एवं असहिष्णु थे। बख्तियार, अलाउद्दीन, फिरोज तुगलक और औरंगजेब इतने कट्टर और अनुदार थे कि उनका एकमात्र ध्येय हिंदुओं की शिक्षा और संस्कृति के केंद्रों का विनाश करके मुस्लिम शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना था। इसके विपरीत ये इल्तुतमिश है, इसमें अल्तमिश हो गया है, थोड़ा सा गलत है, इल्तुतमिश का नाम है ये। मोहम्मद तुगलक, अकबर और शाहजहां के समान कुछ ऐसे मुस्लिम शासक भी थे जिन्होंने शिक्षा के प्रति अगाध रुचि प्रकट की और उसे अपना संरक्षण प्रदान करके उसके विस्तार में प्रशंसनीय योग दिया। मतलब यही है कि ये इतने कट्टर थे कि ये धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे, तो इनका ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं होने के कारण शिक्षा का एक तरह से पतन सा होने लगा। मतलब शिक्षा का जो स्तर था बहुत गिर चुका था, लेकिन फिर भी कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। शिक्षा के प्रति मुस्लिम शासकों के इन विरोधी दृष्टिकोणों के कारण संपूर्ण मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों में समरूपता नहीं मिलती है, परंतु फिर भी इस्लाम धर्म के सच्चे बंदे होने के कारण सभी मुसलमान शासकों ने शिक्षा को कुछ ऐसे उद्देश्य और आदर्श निर्धारित किए जिनमें निश्चित एकरूपता थी। हम इन उद्देश्यों और आदर्शों का संक्षिप्त विवरण लेखबद्ध कर रहे हैं। देखिए वो क्या थे। ज्ञान का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का पहला उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों में ज्ञान का प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था और कहा था कि ज्ञान के निजाम अर्थात मुक्ति का साधन है। ज्ञान के प्रकाश में अलौकिक होकर भी व्यक्ति धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। अतः अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब का उपदेश था, दान में धन देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये मोहम्मद साहब का उपदेश था। ठीक है, मोहम्मद साहब के इस उपदेश को कार्य रूप में परिणत करना मुस्लिम शासकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य माना। अतः उन्होंने मुसलमानों के मस्तिष्क को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित करने का पूरा प्रयत्न किया। आगे इस्लाम का प्रसार। ये इनके उद्देश्य थे, किसके? मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श थे इनके। दूसरा है इस्लाम का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। मुसलमान अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। उनका विश्वास है कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला मुसलमान गाजी होता है। इस विश्वास से प्रेरित होकर मुसलमान शासकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भारत के कोने कोने में इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रयत्न किया। इन विधियों में से एक विधि थी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत कराना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के विभिन्न स्थानों, मकतबों और मदरसों की स्थापना की गई, जिनमें धार्मिक शिक्षा का स्थान सर्वोपरि था। मकतबों में कुरान की आयतों को कंठस्थ करना अनिवार्य था। मदरसों में दर्शन, साहित्य और इतिहास की शिक्षा धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाती थी। अतः जैसा कि डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखा है, मुस्लिम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते और विचार करते थे। आगे तीसरा है इसका पॉइंट, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम शिक्षा का तीसरा उद्देश्य, मतलब कहा जा सकता है कि इनकी जो शिक्षा थी उसका जो उद्देश्य था, मतलब और जो शिक्षा है जैसे बौद्ध शिक्षा है और वैदिक शिक्षा है, उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति को मतलब उसका
सर्वांगीण विकास करना और उसके व्यवसाय में हेल्प मिले, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम शिक्षा थी, इनका मुख्य उद्देश्य था कि इनके धर्म का प्रसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, इनका मुख्य उद्देश्य था। यह है तीसरा। मुस्लिम शिक्षा का तीसरा उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। मुसलमान भारत में दूसरे देशों से आए थे, अतः उनकी और हिंदुओं की संस्कृति में प्रत्येक दृष्टि से विषमता थी। इस विषमता का अंत करने के लिए मुसलमानों ने शिक्षा को माध्यम बनाया। उनकी धारणा थी कि वे शिक्षा के द्वारा भारतवासियों को अपनी भाषा, प्रथाओं, आचार विचार और सामाजिक नियमों से प्रभावित करके अपने धर्म का अवलंबी बना लेंगे। चौथा पॉइंट है धार्मिकता का समावेश। मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना था। मजूमदार, राय चौधरी व दत्त के शब्दों में भारत में मुस्लिम राज्य धर्म राज्य था, जिसका अस्तित्व सिद्धांत रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण उचित था। धर्म की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मुसलमानों में धार्मिकता की भावना को समाविष्ट करना अनिवार्य था। यही कारण था कि मकतबों और मदरसों को साधारणतया मस्जिदों से संबद्ध किया गया, जहाँ प्रतिदिन सामूहिक नमाज एवं समाज एक सामान्य बात थी। मकतबों और मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में इस धार्मिक वातावरण द्वारा धार्मिकता का समावेश किया जाता था। साथ ही उनको अपने जीवन में धर्म के महत्व और गौरव से परिचित कराया जाता था। वही चीज़ है कि उन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी शिक्षा में भी। फिफ्थ पॉइंट है विशिष्ट नैतिकता का समावेश। मुस्लिम शिक्षा का पांचवा उद्देश्य व्यक्तियों में इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षा से पर्याप्त सहायता मिली। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के द्वारा मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए समान रूप से खुले हुए थे, अतः शिक्षा के द्वारा उनमें मुस्लिम नैतिकता के उन आदर्शों का समावेश किया जाता था जो हिंदुओं के आदर्शों से पूर्णतया भिन्न थे। अनेक हिंदुओं ने मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान का अर्जन करके मुस्लिम संस्कृति और जीवन विधि में अपना विश्वास प्रकट किया। 6 पॉइंट है चरित्र का निर्माण। मुस्लिम शिक्षा का छठवां उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। मोहम्मद साहब ने चरित्र के निर्माण पर अतिशय बल दिया था। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता हस्तगत कर सकता है। अतः मकतबों और मदरसों में छात्रों में अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता था। देखिए, ये जो विशेषता है ये ज़्यादातर सारी ही शिक्षाओं की विशेषता है और उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना। ठीक है। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। मुस्लिम शिक्षा का सातवां उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने का योग्य बनाना था। इस्लाम धर्म में कर्मों के अनुसार व्यक्ति के पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है, अतः यह धर्म पारलौकिक जीवन की चर्चा न करके केवल इहलौकिक जीवन का ही उल्लेख करता है। इसीलिए मुसलमानों का विश्वास है कि उनका जीवन केवल सांसारिक ही है और इसमें सभी प्रकार के सुखों एवं ऐश्वर्यों का भोग करना चाहिए। देखिए, जो इनकी शिक्षा थी मुस्लिम शिक्षा, इनका जो उद्देश्य था कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, मतलब ये इस जीवन में ही विश्वास करने वाले थे, ये अगले या पिछले जीवन में विश्वास करने वाले नहीं थे। इसीलिए ये एक तरह से सारे ही ऐश्वर्यों का उपभोग करना चाहते थे। मतलब इनको ये था जो हैं इस जीवन में हैं अपने मतलब मस्त रहो, वो वाली नीति थी इनकी। जैसे हिंदू धर्म में तो ये है कि नहीं भाई, हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अगले जीवन में इसका फायदा मिलेगा, तो ऐसा इन लोगों का विश्वास नहीं था। मुसलमानों की इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मुस्लिम शासकों ने राज्य के निम्नतम पदों से लेकर उच्चतम पदों तक केवल सुशिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्त किया। इसकी पुष्टि करते हुए जाफर ने लिखा है, ज्ञान का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और विद्वान मनुष्यों के लिए संपूर्ण देश में प्रेम और सम्मान था। राज्य ने भी उनको प्रत्येक संभव विधि से प्रोत्साहित किया। न्यायाधीशों, कानून वेत्ताओं और धर्माधिकारियों का इसी वर्ग के मनुष्यों में से चुनाव किया जाता था। अतः यह स्वाभाविक था कि इन पदों को प्राप्त करने के लिए न केवल मुसलमान वरन हिंदू भी मुस्लिम शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्कंठित हो गए।
आगे है, ये लास्ट पॉइंट है और लास्ट उद्देश्य इनका मुस्लिम शिक्षा का। मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। मुस्लिम शिक्षा का 8वां और अंतिम उद्देश्य हिंदुओं को मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित करके भारत में मुस्लिम श्रेष्ठता को सुदृढ़ आधार पर स्थापित करना था। मुस्लिम शासक इस तथ्य से भलीभांति अवगत थे। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा हिंदुओं के विचारों और दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन करके इनको भारत में मुस्लिम शासन का दृढ़ स्तंभ बनाया जा सकता है। अतः शिक्षा के द्वारा हिंदुओं के मस्तिष्क में मुस्लिम आदर्शों और सिद्धांतों को समाविष्ट करने का पूरा उद्योग किया गया। अकबर ने अपनी शिक्षा नीति का निर्माण मुख्यतः इसी लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किया था। मुगल सम्राटों से पूर्व मुस्लिम शासकों की शिक्षा की कोई निश्चित नीति नहीं थी। वे अपनी व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में समय समय पर थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहे, पर अधिकांश मुस्लिम युग में शिक्षा के उद्देश्य अपरिअंकित थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मुस्लिम शिक्षा के बारे में था, उसके उद्देश्य और आदर्श के बारे में था। आप लोग इसे देख लीजिए, रीड कर लीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।